I'ma make it work. 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है शुभम जगदीश और आज मैं आपका कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए आया हूं। और चैप्टर नंबर 3 है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि मैं ये वाला चैप्टर कवर करूं और प्रैक्टिकली, और ये बहुत सच बात भी है कि ये चैप्टर असलियत में बहुत बड़ा है। तो ये चैप्टर को कवर मैं करूंगा 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 में मैं कवर करने वाला हूं आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। उसमें से केवल ये टॉपिक क्या है। टॉपिक पहला इक्विटी शेयर्स कंप्लीट करूंगा मैं इस वीडियो में। प्रेफरेंस शेयर्स कंप्लीट करूंगा। इक्विटी शेयर्स के अंदर 3 ये टॉपिक हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैं कवर करूंगा बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ईएसओपी और स्वेट इक्विटी। इतना पढ़ाने में ऑलरेडी हमारा ये जो वीडियो है वो आधे घंटे का तो निकल ही जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के जो भी बाकी पोर्शन है वो कवर करूंगा। देन आई विल बी कवरिंग टू शॉर्ट टर्म फंड्स। चलिए मैं देख लेता हूं वैसे इस चैप्टर में क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी है लॉन्ग टर्म बच्चे और दूसरा है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर इतनी सारी चीजें हमें कवर करनी है। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। देन शॉर्ट टर्म फंड्स में पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांसेस, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। आपको बस थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं कि शॉर्ट टर्म फंड्स अक्सर 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन यहां से बनता है हमारे आईएससी बोर्ड के अंदर। ये जनरली शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको पेपर में पूछा जाएगा। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म फंड्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। 2 फंड्स होते हैं, एक होता है बच्चे ओन्ड फंड्स और दूसरा होता है बोरोड फंड। ओन्ड के अंदर आता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, और बोरोड के अंदर आता है डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर। क्या क्या पढ़ना है इक्विटी शेयर्स के अंदर सब कुछ कवर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। जल्दी से ये नोट करिए, ये आउटलाइन है जो हमें कवर करना है आज की डेट में। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और ये 4 टाइप ऑफ शेयर्स हम लोग और पढ़ेंगे। बोनस शेयर्स क्या होता है, राइट शेयर्स क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ईएसओपी क्या होता है और स्वेट इक्विटी क्या होता है। जल्दी से नोट करो, शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, किसी भी शेयर्स की डेफिनेशन उसके फीचर्स से बच्चे क्लियर हो जाती है। वैसे आपको थोड़ा सा बता दूं, कंपनी को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे स्मॉल नॉमिनल वैल्यू में, उसको बोलते हैं हम लोग शेयर्स। वो शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है और पैसा रेज करती है। इट इज अ सोर्स ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम जनरल पब्लिक। ऐसा शेयर्स केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही इश्यू कर सकती हैं। क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इक्विटी शेयर्स को शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर्स के अंदर हम लोगों को केवल ये 3 हेडिंग्स पढ़नी है। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है इस चीज को। आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रिंट आउट कर लेना, जो मन कर रहा है वो कर लेना। मगर ऐसे माइंड मैप जरूर बना के पढ़ना, स्पेशली इन दिस चैप्टर, बिकॉज चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो इक्विटी शेयर्स होता क्या है, वो शेयर्स जो सबसे पहले इश्यू किए जाते हैं उन्हें इक्विटी शेयर्स कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर इश्यूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये आपकी मीनिंग भी हो जाएगी। कल को पूछते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में बताओ तो मीनिंग में क्या होगा, जो उसके फीचर्स हैं। ठीक है, दूसरा इसकी फीचर्स क्या हुए, इट हैज नो प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट में आपको बता दूं क्या होता है। डिविडेंड में, जब डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब उस जो भी प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे बोलते हैं डिविडेंड। इस डिविडेंड में ना राइट्स होते हैं, मतलब पहले किसको मिलेगा। तो इस डिविडेंड, ये डिविडेंड का हिस्सा पहले किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को। तो दे हैव प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स को ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं दिया जाता है, इसलिए यहां पर लिखा है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। ठीक है, इनका कोई भी राइट नहीं है डिविडेंड पे कुछ क्लेम करने का। अगर कंपनी चाहेगी तो देगी, अगर कंपनी नहीं चाहेगी तो नहीं पे करेगी। ठीक, आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पर। दे आर रीपेड इन द लास्ट, मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हो रहा है, तो सबके पैसे पहले लौटाए जाएंगे और इक्विटी शेयर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, दे हैव वोटिंग राइट्स। जो भी इक्विटी शेयर्स खरीदता है, सब्सक्राइब करता है, उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वो वोटिंग राइट्स क्या होते हैं,
बिजनेस में क्या चलेगा, क्या डिसीजन मेकिंग होगी, उसमें आपका भी एक वोट होता है। आप भी मैनेजमेंट में अपना पार्ट प्ले कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग वोटिंग राइट्स। तो इक्विटी शेयर्स के पास ऐसे वोटिंग राइट्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग को पढ़ना है एडवांटेजेस इक्विटी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है सर उसमें तो प्रेफरेंशियल राइट भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो लोग लेते ही क्यों हैं? तो मैं आपको पूरी चीज बताने जा रहा हूं। एडवांटेजेस फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी का क्या फायदा है, कंपनी का क्यों इंटरेस्ट है? तो पहला पॉइंट है नो बर्डन ऑन अर्निंग्स, मतलब इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। अगर पैसा कमाओगे तो डिविडेंड दे देना, अगर आपने बिजनेस नहीं कर पाए, पैसा नहीं कमा पाए, तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको कुछ पैसा पेमेंट करने की जरूरत है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट कैपिटल, कंपनी पैसा वापस करने की लाइबिलिटी में नहीं है। कंपनी को कोई जरूरत नहीं है कि आपसे जो उसने पैसा लिया है वो आपको वापस करे। आपने पैसा दिया है, आप उसके इन्वेस्टर बन गए हो, आप उसके शेयर होल्डर बन गए हो, लेकिन कंपनी चाहेगी तो पैसा वापस करेगी, नहीं चाहेगी तो पैसा एक भी वापस नहीं करेगी। कितनी अच्छी बात है। आते हैं नो चार्ज ऑन एसेट, मतलब कोई भी एसेट को गिरवी नहीं रखा गया। मैं अगर मानता हूं लोन लेने जाओ अगर बैंक में, तो बैंक बोलेगी कोई सिक्योरिटी रखो, उसके बदले में मैं आपको लोन दूंगा। और क्या होगा, अगर आप लोन नहीं रीपे कर पाओगे तो वो सिक्योरिटीज को वो सेल करके अपना पैसा वसूल लेंगे। मगर इक्विटी शेयर्स को इश्यू करते समय ऐसा कोई भी एसेट्स पे चार्ज नहीं लगा जाता है, कोई भी एसेट्स को मॉर्टगेज नहीं किया जाता है, तो ये कंपनी के लिए बड़ी अच्छी बात है। फोर्थ, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इसलिए भी है बच्चे क्योंकि पैसे वापस नहीं करने हैं, कोई बर्डन नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। स्मॉल नॉमिनल वैल्यू, स्मॉल नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है, शेयर्स बहुत छोटे छोटे प्राइसेस से बिकते हैं। मान लेते हैं अगर 10,000 शेयर्स हैं तो हो सकता है एक शेयर्स का प्राइस 100 रुपए हो, 50 रुपए हो, 10 रुपए हो। इससे आसान भाषा में लोग ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब अगर 10 रुपए का कोई एक शेयर मिल रहा है तो जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है, तो ये बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए शेयर्स खरीदना। आगे बढ़ते हैं, अनलिमिटेड सोर्स। अनलिमिटेड सोर्स का मतलब क्या है, जितना मन चाहे पैसा इशू कर सकती है एक कंपनी थ्रू इक्विटी शेयर्स, बट ये लिमिट होती है जो ऑथराइज शेयर कैपिटल में पहले से बता रखी है। अगर मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल 20 करोड़ रुपए है तो मैं 20 करोड़ का इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता हूं, तो अनलिमिटेड सोर्स है मेरे पास। आज की डेट पे ये इक्विटी, ये ऑथराइज लिमिट भी चेंज होने लगी है जब से 2013 का अमेंडमेंट आया है कंपनीज एक्ट का। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने एडवांटेजेस पढ़ लिए कि कंपनी को क्या फायदा होता है इक्विटी शेयर्स इशू करते समय। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है जब वो इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं। चलो पहला देखते हैं वोटिंग राइट्स, मतलब आप ओनर हो गए हो कंपनी के। रिलायंस का ओनर कौन, अंबानी नहीं, रिलायंस का ओनर कौन, जिसने शेयर होल्डर है, जो उसकी कंपनी के शेयर होल्डर है वो उसके असली ओनर है। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स होता है, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ा अच्छा फील देती है अगर आपने इक्विटी शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो। फिर है लाइबिलिटी लिमिटेड टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर मैंने मान लेते हैं 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं और कंपनी डूब गई, तो ऐसा नहीं है कि मैं ओनर ऑफ द कंपनी हूं, बीइंग अ शेयर होल्डर, तो कंपनी का भुगतान, कंपनी के लाइबिलिटीज मैं पे करूंगा। नहीं, मैं कितने के लिए लिमिटेड हूं, मेरी लाइबिलिटी क्या है, जितने के शेयर्स मैंने सब्सक्राइब किए। मान ले 10,000 की मैंने शेयर सब्सक्राइब किए तो मेरी लाइबिलिटी कितने की, 10,000 शेयर्स की ही मेरी लाइबिलिटी है, वो आप पैसे डूब जाएंगे आपके, बस इतनी लाइबिलिटी है। जितना आपने सब्सक्राइब कर रखा है शेयर्स, उसी की फेस वैल्यू की बस आपकी लाइबिलिटी है। बाकी कंपनी अगर डूब गई, कंपनी का कोई कर्जा हो गया, उसकी लाइबिलिटी आपकी नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है। मोर रिस्क मोर गेन। मोर रिस्क मोर गेन का मतलब क्या है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स ज्यादा रिस्क लेते हैं। मान लीजिए कंपनी चली तो पैसा मिलेगा, नहीं चली तो डूब गया। तो जब ये ज्यादा रिस्क लेते हैं तो इनको कई बार ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है। 2001 का एक बात है कि हीरो मोटर कॉर्प्स ने 900% का डिविडेंड पे किया था। 900%, समझ रहे हो ना आप बात। तो ऐसे भी रिवॉर्ड मिलते हैं लोगों को जो इक्विटी शेयर्स लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, दे हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब न्यू शेयर्स, और ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर मान लो कंपनी नए शेयर्स फिर से इशू करेगी मार्केट में, तो पहले सब्सक्राइब करने का मौका उनको दिया जाएगा जिसने पहले से इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब कर रखे हैं। अगर आप मना कर दोगे तब जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए वो इशू किए जाएंगे। मतलब नए अगर इक्विटी शेयर्स आएंगे कंपनी के तो पहले मौका मुझे मिलेगा, उसे बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब न्यू इक्विटी शेयर्स। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ही लाजवाब है, ये है नो टैक्स ऑन डिविडेंड। मतलब अगर कंपनी आपको कुछ भी पैसा पे कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, आपको
टैक्स उस पर नहीं पे करना है, तो टैक्स फ्री इनकम है आपकी। ये क्लियर है? आपको एडवांटेजेस समझ में आए। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चे डिसएडवांटेजेस की तरफ, और डिसएडवांटेजेस ही पढ़ रहे हैं हम फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज क्या है? पहला तो बहुत जबरदस्त है, मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे इक्विटी शेयर्स हो गए, बहुत सारे वोटिंग राइट्स हो गए, तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट होने लगता है। आप जैसा चाहोगे कंपनी में वैसा नहीं कर सकते, आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि आप अपनी कंपनी से कंट्रोल डाइल्यूट करने लगते हो। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल पहला पॉइंट है। दूसरा है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या होता है ना, जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तो आप सोचते हो कि और पैसा आता जाए, और पैसा आता जाए। उससे दिक्कत क्या होती है? इनिशियली आपके पास तो बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पैसे का अगर आपने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया है तो कंपनी की रेपुटेशन नीचे गिरती चली जाएगी और आपके शेयर प्राइसेस मार्केट में नीचे आते जाएंगे। कोई भी शेयर्स आपके फ्यूचर में परचेज नहीं करना चाहेगा। इसी को बोलते हैं डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। मतलब उतना ही पैसा रेस करो जितने की आपको जरूरत है, जितने को आप ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सको, जितने पैसे से आप कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। थर्ड है कॉस्टली। कॉस्टली इसलिए कि शेयर्स को इश्यू करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। प्रोस्पेक्टस इश्यू होते हैं, बहुत सारा मतलब एडवर्टीजमेंट आता है हर जगह। तो अब ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर्स, ये बड़ा कॉस्टली है। अभी थोड़े दिन पहले एसबीआई ने इक्विटी शेयर्स लॉन्च किए हैं, और उसके पहले अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक ने भी आया था, आईआरसीटीसी ने भी फर्स्ट इशू किया है। पर तो ये इश्यू करने का प्रोसेस ना बड़ा कॉस्टली होता है कंपनी के लिए। अगला पॉइंट है बेटा इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब यह होता है बच्चे कि जितना ऑथराइज शेयर कैपिटल में मेरे को लिमिट दे रखी है, उससे ज्यादा मैं 1 रुपया भी मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स रेज नहीं कर सकता हूं, इसलिए बड़ा रिजिड है। नेक्स्ट है नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अभी नहीं समझा रहा हूं। क्यों नहीं समझा रहा हूं? क्योंकि लास्ट वीडियो जो चैप्टर नंबर 2 का अपलोड किया उसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत इन डेप्थ हमने पढ़ा है। तो जिसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहां पे समझ नहीं आएगा, पिछले वीडियो में जाओ और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी देखो कि क्या होता क्या है। अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखते हैं। पहला है परपीचुएशन कंट्रोल बाय फ्यू। अभी क्या होता है, कंपनी करती है ना एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में आपसे ये डिसाइड कर लेती है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको रखना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आपने चूज कर लिए हैं तो सारे डिसीजन मेकिंग पावर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चले आते हैं। कहने को तो वोटिंग राइट्स है आपके पास, लेकिन कंट्रोल बाय फ्यू हो जाता है। मतलब वो कंपनी कंट्रोल बाय डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ जो कि आपने चूज किए होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने अपनी अथॉरिटी उन डायरेक्टर्स पे डेलीगेट कर दी है, इसलिए अब वो डिसीजन मेकिंग लेंगे आपके बिहाफ पर। तो दिखने में तो वोटिंग राइट्स हैं, मगर एक्चुअल में इट इज कंट्रोल्ड बाय फ्यू। फिर क्या है, हाई रिस्क। मतलब पैसे डूबने के चांसेस मैक्सिमम। कंपनी नहीं चली, पैसा डूब गया, कुछ भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट भी आपका कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ऐसा ही होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन पे थोड़े दिन बाद एक केस स्टडी भी मैं लेकर आऊंगा। वो केस स्टडी है बेसिकली सत्यम कंप्यूटर्स पर। कुछ दिन पहले घोटाला हुआ था, सत्यम स्कैम था बहुत बड़ा ये। तो उस पर अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन क्या है, मार्केट में हो सकता है शेयर प्राइसेस को बिकॉज ऑफ एनी रीजन बहुत हाई प्राइसेस पर दिखाने लगे। ठीक है, ऐसा ही हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स के साथ कि जबरदस्ती उनके शेयर्स मार्केट में बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पर दिखाने लगे, लेकिन उनकी कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल थी ही नहीं। तो क्या हुआ, इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स को लगा कि ये कंपनी बड़ी बढ़िया है, चलो हम इसके इक्विटी शेयर्स खरीद लेते हैं। थोड़े दिन बाद बलून ब्रेक हुआ और पता चला कि कंपनी में तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया और कंपनी भाग गई। तो अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन होने के भी चांसेस होते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। बहुत बड़ा टॉपिक है इक्विटी शेयर्स का, जो मैंने अभी आपको कंप्लीट किया है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स पर। जल्दी से ये नोट कर लो, फिर आता हूं प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स थोड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। इसके अंदर हमें पढ़ने हैं फीचर्स, एडवांटेजेस, दोनों तरफ से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, उसके साथ साथ इसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे कोर्स में है और 2-3 साल से लगातार बोर्ड्स में आ भी रहा है। तो शुरू करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं? वो शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। प्रेफरेंशियल राइट 2 तरह का है, प्रेफरेंशियल राइट इन डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट इन रीपेमेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब क्या होगा कि इनका पैसा जब कंपनी बंद हो रही होगी तो इक्विटी शेयर से पहले वापस किया जाएगा, और दूसरा यह है कि इनको डिविडेंड एक फिक्स रेट पर मिलेगा ही मिलेगा अगर प्रॉफिट होंगे तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
इनके पास क्या होता है, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, और दे आर रीपेड बिफोर इक्विटी शेयर्स। ये सारे पॉइंट मैंने आपको अभी फीचर्स के टाइम पर बता दिए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बहुत आसान सी चीज है। प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर से क्या डिफरेंट है प्रेफरेंस शेयर में, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेजेस पढ़ने हैं फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगी तो कंपनी को क्या क्या फायदे होंगे। पहला है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, मतलब वो इन्वेस्टर जिनको ग्रोथ भी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। दूसरा है नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड हम तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं डिविडेंड नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है इसलिए मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसा कंपनी कर रही है वैसा ही करती रहेगी, कोई भी डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता है व्हाइल इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड है नो चार्ज ऑन एसेट, मतलब क्या है, अगर पैसे कोई भी एसेट को गिरवी नहीं रखना है इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करने के लिए, अगर पैसे होंगे तो रीपे करेंगे, पैसे नहीं है तो रीपे नहीं करेंगे, इतना रिस्क तो इनको भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फिर से बोल रहा हूं, मैंने कहां सिखाया है, लास्ट वीडियो में। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जितना चाहें ये पैसा इश्यू कर सकते हैं थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन एक और बात है, जब चाहें ये पैसा वापस भी कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। मेरी आज कंपनी की पोजीशन बहुत चाहिए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास सरप्लस पड़ा है, मैंने उठाया प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस कर दिए और अपना बर्डन कम कर लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये समझ में आया आपको फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या हमारे एडवांटेजेस हैं। बढ़ते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट है स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड। भाई इक्विटी शेयर्स में तो फिक्स ही नहीं है कि कितना डिविडेंड मिलेगा, कम से कम यहां फिक्स तो है कि कितना डिविडेंड हमें मिलेगा ही मिलेगा अगर प्रॉफिट होंगे तो। दूसरा है लेस रिस्क। इक्विटी शेयर्स में तो बहुत रिस्क है, उससे कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर्स आर मच मोर सेफर इन्वेस्टमेंट। थर्ड है इन्वेस्टमेंट कैन बी रीपेड बाय द कंपनी। जब भी वाइंडिंग अप हो रही होगी कंपनी की तब पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स को बिफोर रीपेइंग इट टू इक्विटी शेयर्स। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है, आज के डेट में 20 साल के अंदर पैसा वापस करना ही पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स का, ये नई गाइडलाइंस है। आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बेटा, इट्स अ कॉस्टली सोर्स। जैसे इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने में बहुत पैसा खर्चा होता है, सेम वे प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करने में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। आगे है परमानेंट बर्डन। परमानेंट बर्डन का मतलब क्या है, आपको डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो उसको अक्यूमुलेट करके अगले साल पे करना पड़ेगा, अगले साल भी नहीं दिया तो पिछले 2 सालों का थर्ड ईयर में पे करना पड़ेगा। तो ये परमानेंट बर्डन हो जाते हैं ऑन कंपनी। थर्ड है लीगल फॉर्मेलिटीज। जब इतना ज्यादा पेपर वर्क होता है प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने के लिए, इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करनी पड़ती है, दैट इज अ वेरी टीडियस टास्क फॉर द कंपनी टू इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स। देन लास्ट पॉइंट है लो अपील। लो अपील का मतलब क्या है, अगर किसी को ग्रोथ चाहिए तो वो इक्विटी शेयर्स में जाता है, और जिसको बहुत सेफ प्ले करना होता है वो डिबेंचर्स परचेज कर लेता है। तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये बहुत लो अपील है टू जनरल इन्वेस्टर्स। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। पहला तो सबसे बड़ा पॉइंट है नो वोटिंग राइट्स। मैनेजमेंट कुछ भी करता रहे, आपके पास कोई भी राइट नहीं है टोकने के लिए, कोई भी राइट नहीं है कि आप डिसीजन मेकिंग में कुछ भी हिस्सा ले सको। थर्ड है फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर। मान लो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत सारा सरप्लस पैसा है और तुमने प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे, तुम सोचोगे अब तुम्हारी अब कंपनी से तुमको रिटर्न मिलेगा, उस समय कंपनी आपका सारा पैसा देकर आपको वापस भेज देगी, चलो भाई जितना पैसा लिया था ये लो तुम्हारे सारे पैसे। तो ये क्या हो गया, फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, मतलब कभी भी पैसा वापस कर सकती है जो कि इक्विटी शेयर्स में नहीं कर सकती। थर्ड है नो कैपिटल अप्रिसिएशन। नो कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। जैसे इक्विटी शेयर्स की, मान लीजिए इक्विटी शेयर्स में आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, बहुत अच्छा पर कंपनी ने परफॉर्म किया, वो शेयर 100 रुपए का हो गया, लेकिन ऐसा कैपिटल अप्रिसिएशन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर नहीं होता है, बिकॉज यहां पे रेगुलर डिविडेंड देने की कोशिश की जाती है। थर्ड है नो गारंटी ऑफ डिविडेंड। नो गारंटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या, अगर तो प्रॉफिट हुए तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट ही नहीं हुए, कंपनी बर्बाद हो गई, कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको, तो कोई भी गारंटी नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा आपको। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स पर। 4 तरह के टाइप्स है, इनफैक्ट ये 8 तरह के टाइप्स है।
ठीक है ना, दो दो करके एक में ही लिखे हुए हैं, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, वैसे ये अलग अलग है, पेपर में आएगा तो आप अलग अलग लिख सकते हो। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव एक साथ लिखना जरूरी नहीं है, क्यूमुलेटिव के भी अलग मार्क्स काउंट हो जाएंगे, नॉन क्यूमुलेटिव के भी अलग मार्क्स काउंट हो जाएंगे, लाइकवाइज सबके साथ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला है बेटा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, मान लेते हैं एक साल में आपको डिविडेंड नहीं मिला तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में क्यूमुलेट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा। अगर सेकंड ईयर भी नहीं मिला तो नेक्स्ट थर्ड ईयर में ऐड हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसमें डिविडेंड क्यूमुलेट होते जाते हैं। दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये तो बहुत आसान सी बात है कि एक साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो वो लैप्स हो जाएगा, अगले साल आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। सेकंड पर आते हैं बेटा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो रिमेनिंग प्रॉफिट में अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हुआ, मान लेते हैं कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट्स बचा है तो प्रेफरेंस शेयर्स उसमें अपना प्रेफरेंशियल राइट मांग सकता है। ठीक है, वो तरह के डिविडेंड कौन होंगे, वो होगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है कि वो रेसिड्यूअल प्रॉफिट में अपना हिस्सा क्लेम कर सकें। थर्ड पर आते हैं बच्चे कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने का मौका मिलता है। ठीक है ना, कुछ टाइम बाद प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, उसे बोलेंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स के अंदर, उन्हें बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और फोर्थ पे आते हैं रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कुछ टाइम बाद पैसा जिनका वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है, दे विल बी रिडीम्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब अगर 10 साल हो गए तो इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर देंगे, उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरा होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब क्या है, पैसा कंपनी ने ले लिया वो कभी भी वापस नहीं करेगी, मगर सेबी की गाइडलाइंस जो कंपनीज एक्ट 2013 में रिवाइज हुआ है, नो कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सबको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करना होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, जल्दी से ये नोट करिए और इसके बाद बढ़ने जा रहे हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर इनके ये सारे टॉपिक्स आप कवर करिए, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला टॉपिक है बोनस शेयर्स और बोनस इशू। समझते हैं बच्चे, अगर मान लेते हैं किसी कंपनी के पास बहुत ज्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और वो ये प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो ये बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को दे सकता है फ्री ऑफ चार्ज, मतलब बिना कोई पैसे लिए। ठीक है, बोनस शेयर समझ में आया, बोनस शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो दे सकता है फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई पैसा नहीं लेगा और आपको शेयर्स दे देगा। ऐसा वही कंपनी कर सकती हैं जिनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी बात को ऑथराइज किया गया हो और ये रिकमेंड किया गया हो फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड ऐसा ना हो कि ये शेयर्स, बोनस शेयर्स आपने दे दिया और डिविडेंड देना बंद कर दिया। डिविडेंड की जगह बोनस शेयर्स नहीं दे सकते, डिविडेंड भी पे करेंगे और साथ में अगर आपके पास बहुत ज्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो आप बोनस शेयर्स के फॉर्म में दे सकते हो। एंड नो पेमेंट डिफॉल्ट। नो पेमेंट डिफॉल्ट का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कंपनी भाई बोनस से बोनस शेयर्स देती चली आ रही है और अपना इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं किया, उसने अपने टैक्सेस ही नहीं जमा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी बिल्कुल प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, सारे इंटरेस्ट, सारे ऑब्लिगेशन, सारी लायबिलिटीज को पूरा कर रहा होना चाहिए। उसके बाद भी अगर उसके पास सरप्लस प्रॉफिट बचता है डिविडेंड वगैरह पे करने के बाद, तो वो ये पैसा इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ चार्ज दे सकती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो बोनस शेयर समझ में आया। बढ़ते हैं राइट शेयर्स और राइट्स इशू को की तरफ। राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स में जब भी कंपनी बहुत सारा फंड्स और रेज करना चाहती है मार्केट से, तब वो ये शेयर्स इशू करती है। पहले ऑफर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और अगर किस प्राइस पे देगी? एट अ डिस्काउंट प्राइस। मैंने क्या बोला? अगर कंपनी और पैसा रेज करना चाहती है
थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, तब वो शेयर्स इशू करेगी, लेकिन पहला ऑफर देगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इसी को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर तो देगी प्लस मार्केट प्राइस से कम पर ऑफर देगी, ठीक है ना, डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर देगी। और ये ऑफर वैलिड होगा 30 डेज तक। अगर 30 दिनों तक कोई भी शेयर होल्डर इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब ये पर्टिकुलर कंपनी ये शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। क्लियर है? क्लियर? राइट शेयर समझ में आया? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग राइट्स इशू। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ईएसओपी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपकी बुक में क्लियर दे रखा है, बिल्कुल पढ़िएगा। कोई डाउट आएगा तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पर। इसको हम लोग ईएसओपी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय इज गिवन राइट टू परचेज शेयर्स एट अ प्राइस विच इज लेस देन मार्केट प्राइस, और इस पैसे को एम्प्लॉय इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। मतलब यहां पर ऑप्शन किसको मिल रहा है, यहां पर ऑप्शन मिल रहा है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, और राइट शेयर्स में ऑप्शन किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। यहां पर एम्प्लॉइज को ऑप्शन मिलेगा कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से नीचे के प्राइस पर खरीद सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और ये पैसा चाहें तो आप इंस्टॉलमेंट में रीपे कर सकते हैं, अपनी सैलरी से कटवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके क्या मेरिट्स होते हैं वो देखते हैं। मेरिट्स का पहला पॉइंट है लिंक कॉम्पनसेशन पैकेज क्लोजली टू परफॉर्मेंस। मतलब ये ऑप्शन उन्हीं को दिया जाता है जिनकी कंपनी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। दूसरा है, इसका एडवांटेज ये होता है कि दे रिटेन देयर एम्प्लॉइज, जो बहुत अच्छे एम्प्लॉइज हैं और कंपनी नहीं चाहती है उनको खोना, तो उनको ऐसा ऑफर दिया जाता है कि आप ईएसओपी खरीद सकते हो ताकि वो कंपनी के लिए लॉयल बने रहें। इट इनकरेजेस एम्प्लॉइज टू वर्क इवन बेटर। इट बूस्ट मोरल कि हमारी कंपनी हमको शेयर होल्डर बनाने के लिए तैयार है। क्लियर है? क्लियर? ये समझ में आया आपको? इसके मेरिट्स क्या है। इसका डीमेरिट समझते हैं। कैन बी मेड बाय प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ओनली। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो वो ऐसा ईएसओपी जैसा प्लान नहीं दे सकती है टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। फॉलिंग शेयर प्राइसेस लीड्स टू लॉस ऑफ एम्प्लॉइज। अगर भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और कंपनी के प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हैं, शेयर प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, तो इससे सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा एम्प्लॉइज को। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या बोलते हैं, फेवरेटिज्म की बहुत चांसेस होते हैं। यहां पर हो सकता है कि सबको चांस ना मिले ईएसओपी का, जो किसी का फेवरेट हो, किसी मैनेजर का फेवरेट हो, तो उसको ये ऑप्शन मिल सकता है। तो ऐसा ट्रांसपेरेंसी वाली प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? ईएसओपी समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे स्वेट इक्विटी शेयर्स पर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वेट इक्विटी शेयर्स एज पर सेक्शन 79A कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू इशू किए जाते हैं, और ये शेयर्स इशू किए जाते हैं टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, टू डायरेक्टर्स और टू प्रमोटर्स। यहां पे केवल एम्प्लॉइज है, यहां पर एम्प्लॉय भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, प्रमोटर भी हो सकता है, और कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। ठीक है ना? कैसे इशू किया जाता है, ये या तो डिस्काउंट प्राइस पर इशू किए जाते हैं या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू किए जाते हैं। डिस्काउंट प्राइस पे तो समझ में आ गया आपको, मार्केट प्राइस से कम के प्राइस पर। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होगा, पैसे नहीं लेंगे, कुछ और आपसे हम लोग इन सर्विस चार्ज कर लेंगे। मतलब होता है कोई अच्छा बहुत बड़ा डायरेक्टर हो, उसको अपनी कंपनी के साथ जोड़ने के लिए हमने क्या किया, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए। वो इन लीव ऑफ दिस वो पैसे नहीं दे रहा है मगर अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो अपना नाम लेंड कर रहा है, तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे रहा है, तो उसके लिए भी हम उससे पैसे ना लेकर तभी उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, या तो वो अपने एम्प्लॉइज को दिया जाएगा, या डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, या प्रमोटर्स को दिया जाएगा, या कोई और फैमिली मेंबर को दिया जा सकता है। लेकिन याद रहे, या तो ये हम एट अ डिस्काउंटेड प्राइस देंगे या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश देंगे। मतलब या तो कैश पे लेंगे एट अ डिस्काउंट प्राइस, या कैश नहीं लेंगे, बदले में कोई सर्विसेज ले लेंगे, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लेंगे। बात समझ में आई? लेकिन ये शेयर्स हम तभी इशू कर सकते हैं जब हम सारी सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करते हो, और इसके लिए एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्लास बहुत बड़ा टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया है, और इसका नेक्स्ट वीडियो इसी हफ्ते में मैं निकालने वाला हूं आप लोग के लिए। इसके बाद भी जल्दी से इसको नोट भी करिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको आपके पर्सनल डाउट्स 1-to-1 सॉल्व करूंगा।
ऑलराइट क्लास, थैंक यू, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।